ओके, तो मैं प्रॉब्लम 2.05 पहला क्वेश्चन ले रहा हूं आज का। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक खत्म हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, आप असाइनमेंट में देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ required to just support a water drop of mass 10 raised to the power minus 7 kg and having a charge of 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम। हाँ जी, क्या हिंदी बनेगी? एक वाटर की ड्रॉपलेट है जिसका मास हमें गिवन है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, उसको ऐसे हवा में हैंग करके रखना है। तो बताओ कितनी उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी अगर इस ड्रॉप पे जो चार्ज है वो इस वैल्यू के बराबर है, इतना क्यू चार्ज है। अब कोई भी चीज हवा में खड़ी तो नहीं हो सकती है, तो कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं इसको हवा में खड़े करने की कोशिश करूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। क्यों? इसके वेट के कारण। इसका मतलब कोई भी चीज नीचे गिरती है अपने वेट mg के कारण। अब अगर हमने इसको नहीं गिरने देना तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगनी चाहिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए वेट mg के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक में मैंने बताया था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, उसका ये फार्मूला होता है Q इंटू ई। Q इंटू ई, Q जो उस पे चार्ज है और E जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू है। अब इस न्यूमेरिकल में बेसिक क्या लगेगा? फॉर ड्रॉप टू रिमेन स्टेशनरी, उस पे जितनी फोर्स डाउनवर्ड लगनी चाहिए उतनी ही फोर्स अपवर्ड लगनी चाहिए। अब मैंने फिगर बनाकर बताया डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है mg और अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है Q इंटू ई। ई यहां पे सिंबल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q चार्ज का। अब हमें E के लिए सोल्व करना है तो मैं E को इस फार्मूले में बाकी रकमों से अलग कर लेता हूं। तो E बराबर आ गया mg बाई Q। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, जैसे हमें मास दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 7 kg, ग्रेविटी 9.8 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये सारी मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैथ्स इन्वॉल्व होगा तो 9.8 को 16 से डिवाइड करना है, यानी कि 98 को 16 से डिवाइड करना है और 10 की पावर हो जाएगी माइनस 7। ये 19 ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगी। 98 को 17 पे जैसे 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 8 16, 49/8। तो ये हो जाएगा 6.12 इंटू 10 की पावर माइनस 7 प्लस 19 6 हो जाता है ना, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी? 6.12 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन पर कूलम। हाँ जी, न्यूमेरिकल आया समझ में कि नहीं? पक्का? आप इसको नोट करो। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं 2.06, उसको पढ़ते हैं, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 की पावर माइनस 3 kg एंड चार्ज 5 माइक्रो कूलम इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस मच। अभी तक की हिंदी बनेगी, एक पार्टिकल है जिसका मास है और कुछ चार्ज है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है और हम उस पार्टिकल को उसके ऑपोजिट ऐसे फेंक रहे हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरीली। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएगा तो ये कुछ डिस्टेंस के बाद रुक जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो यही पूछा है कि कितने डिस्टेंस पे जाकर वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा। वो इसलिए रुकेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। क्योंकि अभी पिछले न्यूमेरिकल में भी कराया है कि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसका फार्मूला Q इंटू ई होता है। क्या होता है? और इस पे पहले से चार्ज है
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहा है, तो वो ब्रेक लग रही है, जैसे फ्रिक्शन ब्रेक लगाता है अगर हम किसी को फेंक दें सड़क पे तो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, तो कुछ वैसे एक्शन हो रहा है। तो हमसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस हमें डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। हाँ जी, कैसे कर सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अब ये फोर्स से एक्सेलरेशन पैदा होगी, रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फोर्स। अब आपने +1 में न्यूटन का सेकंड लॉ पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स अपॉन मास होती है। क्या होती है? और फोर्स कितनी लगेगी? वो लगेगी -Q/E, माइनस साइन, क्योंकि वो उसे रोक रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी फोर्स, राइट। अब डिस्टेंस पूछा है। अब हमने +1 में ये भी पढ़ा था कि जब कोई बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में होती है तो उसका एक ये फार्मूला होता है v² - u² = 2as। अब v 0 हो जाएगा क्योंकि उसको रुक जाना है, u हमें गिवन है, वैल्यू हमेशा बाद में पुट करेंगे, 2 एक्सेलरेशन है -QE/m, ये a की जगह आ गया आंसर, और डिस्टेंस को मैंने d लिया है। तो मुझे d के लिए सॉल्व करना है, ये माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, तो मैं d को अलग कर लेता हूं। अगर मैं d को अलग कर लूं तो ये m क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, mu² डिवाइडेड बाय 2QE। अब ये सारी वैल्यू गिवन है, बस मेरे को वैल्यू पुट करके सॉल्व करना था। जैसे हमें मास गिवन है 10⁻³ kg, u गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर, नीचे 2, Q गिवन है 5 माइक्रोकूलम यानी कि 5 × 10⁻⁻6, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 × 10⁵। तो ये मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, यहां पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्व तो आपको खुद ही करना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो d 0.2 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी कि वो रुकने से पहले 0.2 मीटर आगे चला जाएगा। आप इसको भी आंसर बना सकते हो, अगर आंसर थोड़ा छोटा हो गया तो 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर यूनिट में भी बता सकते हो कि वो 20 सेंटीमीटर आगे जाएगा। कितने सेंटीमीटर आगे जाएगा? हाँ जी। इस न्यूमेरिकल में किसी स्टूडेंट को अभी कोई फर्स्ट लेवल पे डाउट नजर आ रहा है? पक्का? इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाई, लेकिन ये ब्रेकिंग फोर्स है, तो वो उसे रोक रहा है। कोई डाउट नहीं है इस न्यूमेरिकल में, तो मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूं। नेक्स्ट, क्योंकि 2 मैंने पहले ही करा दिए थे, तो मैं सीधा जो है वो 2.09 करवाऊंगा। कौन सा करवाऊंगा? 09। आपको जो असाइनमेंट दी है उसमें आप 2.09 की स्टेटमेंट देख सकते हो, ठीक है। A pendulum bob of mass 80 milligram and carrying a charge of 2 × 10⁻⁻8 coulomb is at rest in a horizontal uniform electric field of 20,000 मीटर। अभी तक की क्या हिंदी बनेगी? एक पेंडुलम है। अब पेंडुलम तो सबको पता ही होता है, जिसमें एक थ्रेड के साथ एक बॉल अटैच होती है। तो ये एक पेंडुलम है जिसका मास गिवन है और उस पे चार्ज भी गिवन है, ठीक है, m और q। वैल्यू हम हमेशा लास्ट स्टेप में पुट करेंगे न्यूमेरिकल में। वो कह रहा है इसको जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये पेंडुलम का बॉब ऐसे टेढ़ा हो गया। क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। बॉल ऊपर चलेगी थोड़ी सी, क्योंकि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये फोर्स लगाई। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Q × E इधर को लगेगी, तो उसने बॉल को ऊपर को लेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही थी। समझ में आ गया? ये लिखा हुआ है। कहता है फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। तो हमें 2 चीजें निकालनी है, एक तो इस धागे में टेंशन कितनी पैदा हो जाएगी, और एक वो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो
हमें ये डायग्राम बनाकर मैंने आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दिया कि एक पेंडुलम का बॉब था, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, बॉब ऊपर को चला गया, ऐसे था पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगने से वो ऐसे हो गया, वो यहां पे आके खड़ा हो गया। बताओ टेंशन इन द थ्रेड क्या होगी? अब क्या करो, आप देखो कि इस बॉल पे कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी। अब एक फोर्स तो उसका वेट mg नीचे लग ही रहा होगा, और दो फोर्स वो तो डायग्राम बनाते हुए मैंने बताई थी। एक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लग रही होगी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q इंटू ई, और टेंशन इन द थ्रेड हमेशा थ्रेड की लेंथ पे लगता है, राइट? ये तीन फोर्सेस लग रही हैं। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारी मेन फिगर में थोड़ी घिचमिच हो चुकी है, तो हम इस तीनों फोर्स को एक दूसरी फिगर से फिर से बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिर से मैंने बॉल बनाई। अब देखो इस पे एक फोर्स इधर को लग रही है, Q इंटू ई, एक फोर्स वेट mg नीचे लग रहा है, और एक टेंशन T ऐसे थोड़ा टेढ़ा लग रहा था, ऐसी थी ना। तो अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेंशन T के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। अब +1 में बताया जाता है, पहले तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो टेंशन T का ये वाला कंपोनेंट होगा T cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा T sin थीटा। इसे कहते हैं एक वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना। अब क्योंकि ये बॉल अंडर इक्विलिब्रियम है, तो जब भी कोई बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम होती है तो उस पे नेट फोर्स 0 लगती है। तो आप क्या करो, लेफ्ट वाली जो फोर्स लग रही है उसको राइट वाली फोर्स के इक्वल कर दो, और ऊपर वाली फोर्स को नीचे वाली फोर्स के इक्वल कर दो। अब फिगर में साफ नजर आ रहा है, T sin थीटा Q के बराबर हो जाएगा, और T cos थीटा mg के बराबर हो जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गई। अब मेरे को यहां से क्या निकालना है, एक T निकालना है, एक थीटा निकालना है। अब पहले थीटा निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, 1 डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन। अगर आपका थोड़ा मैथ्स तेज है, दिमाग तेज है, तो आप खुद ही कर लोगे। लेफ्ट साइड में T से T कट जाएगा डिवाइड करने पे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या रह जाएगा, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा QE बाय mg, QE बाय mg। अब क्योंकि मेरे को राइट साइड की सारी वैल्यू गिवन है, तो बस मैथ्स रह गया, ठीक है। जैसे हमें Q कितना गिवन है, मैं वैल्यू पुट कर दूं, तो Q कितना गिवन है, 2 इंटू 10 की पावर -8। E कितना गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20,000 यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 4। नीचे मास कितना गिवन है, 80 मिलीग्राम। अब ध्यान से मिलीग्राम के केजी बनाने, अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, 80 जब मिली वर्ड हटता है तो -3 आ जाता है, और ग्राम को केजी बनाने के लिए और -3 करना पड़ता है। तो 80 मिलीग्राम को केजी तक लेके जाने के लिए मेरे को इसको करना पड़ेगा 80 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 केजी। और जी वैसे तो 9.8 होता है, बट थोड़ा इजी करने के लिए न्यूमेरिकल में 10 ले लेता हूँ। जी को क्या ले लेता हूँ, ये मैंने इनको अपनी अपनी जगह पर वैल्यू को पुट कर दिया। बस आगे फिर से मैथ्स ही है, सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो ये tan थीटा 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5। पहले इतना नोट करो। अब हमें टेंशन T निकालना है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि टेंशन T इक्वेशन 1 से निकल सकता है, क्योंकि मुझे अब थीटा पता है, Q पता है, E पता है, साइन थीटा। अगर साइन थीटा भी पता लग जाए, अब साइन थीटा थोड़ा अच्छे वे से कैसे निकालना है, हम क्या करते हैं, मेरा tan थीटा 0.5 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। अब किसी भी राइट एंगल, एक्चुअली 0.5 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर साइड 1 होगी तो बेस 2 होगा, तभी 1/2 आएगा ना tan थीटा का आंसर। 1/2 मतलब 0.5। हम पीजीटी से पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। आप सबको पता है 10th क्लास में
टी स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर द रूट इज हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज √5 आ जाएगा। अब बड़े आराम से साइन थीटा निकल आएगा। अब तुम्हें पता है +1 में या 9th-10th में पढ़ा होगा, साइन थीटा p/h होता है, तो p हो गया 1 और h हो गया √5, तो इसका मतलब साइन थीटा 1/√5 हो गया। अब क्योंकि मेरा साइन थीटा निकल गया तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 यूज कर लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 t निकालना है और साइन थीटा कितना निकला है 1 इज इक्वल टू क्यू हमें कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻8 और ये कितना है 2 × 10⁴। तो t निकालने के लिए मैं √5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 2 = 4, ये हो जाएगा 4√5 × 10⁻⁻4। टेंशन का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो। √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.2 होती है, तो अगर मैं √5 को 2.2 ले लूं तो ये आ जाएगा 8.8 × 10⁻⁻4 न्यूटन। तो मैंने ये दूसरा आंसर भी निकाल दिया कि जो टेंशन इन स्ट्रिंग होगी वो किसके बराबर होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बोर्ड पे ले रहे हैं वो है 2.10। इसको भी पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है। 2 point charges 2 × 10⁻⁻7 coulomb and 1.0 × 10⁻⁻7 coulomb are placed 1 centimeter apart, ठीक है। What is the magnitude of the field produced by either charge at the site of the other? हर चार्ज दूसरे चार्ज की जगह पर साइट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अब ए चार्ज बी पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और बी ए पे बनाएगा, तो आपको दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसे इजी न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड due to charge at A at the site of B will be, वो कितनी होगी। अब किसी भी सोर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फार्मूला होता था 1/4πE0 मैग्नीट्यूड ऑफ सोर चार्ज। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ए चार्ज की निकाल रहे हैं, तो हमारा सोर चार्ज ए पे पड़ा है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर Q/R²। तो मैं न्यू स्टूडेंट के लिए तुम्हें बता रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम फोर्स में बस एक छोटा सा अंतर है। कूलम फोर्स में दोनों चार्ज का प्रोडक्ट आता है, इसमें सिर्फ सोर चार्ज आता है। अब हम बस अब तो वैल्यू पुट करनी है। जैसे 1/4πE0 की वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है कितनी होती है 9 × चार्ज एट ए दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 है बाय डिस्टेंस का स्केयर। अब डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ध्यान से करना है, हमने पहले मीटर जरूर बनाने हैं। तो 1 सेंटीमीटर का 1 × 10⁻⁻2 मीटर और होल स्केयर क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। इसे सोल्व करो, 9 2 = 18 × 10⁻9-7, ये -2 की पावर 2 -4 हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाकर +4 हो जाएगा है। तो बस सॉल्व कर लो, ये आ गया 18 × 10⁻13 - 6। कोई भी आंसर डेसिमल हमेशा पहले और दूसरे डिजिट के बीच में आता है, तो हम डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमने निकाल ली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए बनाएगा बी की साइड पर वो इतनी वैल्यू की बनाएगा 1.8 × 10⁻7। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ही ले रहा हूं 2.11। हाँ जी, इसमें क्या कह रहा है 2 point charges +5 × 10⁻⁻19 coulomb and
20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आर प्लेस 2 मीटर अपार्ट। तो ये दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है। आपको पोजीशन बताना है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ऐसे न्यूमेरिकल कूलम्स लॉ में भी मैंने कराए थे, तुम्हें भी आज 2 करवाए हैं। अब हमें इन दो चार्ज के बीच में एक ऐसा पॉइंट खोजना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी। क्या मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में मिलेगी। जब भी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल सकती है वो कहीं बीच में होगा। तो आप लेट कर लेते हैं वो पॉइंट सी है और उसका डिस्टेंस ए से एक्स है। ए से कितने मीटर है वो? एक्स मीटर। अब अगर वो ए से एक्स मीटर हो जाएगा तो बी से कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स। अब हम पहले क्या करते हैं, इस सी पॉइंट पर ए और बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें। तुम्हारे लिए बता रहा हूं न्यू स्टूडेंट, जिस भी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है, आप एज्यूम करना है कि वहां पे मैंने एक प्लस टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। दिया नहीं होगा एग्जामिनर ने, बट आपने अपनी तरफ से लेना है कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मुझे बताओ कि अगर सी पे ये प्लस क्यू नोट टेस्ट चार्ज रखा है तो ए और बी की इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? ए की कहां होगी? टुवर्ड्स बी होगी या ए की तरफ ही होगी? या ए की तरफ ही होगी। क्यों? अब देखो ए पे कौन सा चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ए की तरफ कहां होगी? ऐसे दूर भागेगा ना, उसको धक्का देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए राइट साइड की तरफ जाएगी, पुश करेगा। सी पे जो टेस्ट चार्ज रखेंगे उसको धक्का मारेगा अपने से दूर। अब फिर दोबारा बताओ, बी के कारण सी पे कितनी होगी? किस डायरेक्शन में होगी? ए की तरफ होगी। अब समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इधर जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी उधर जाएगी। ये हमने डायरेक्शन निकाल ली। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी निकालते हैं। अब सी पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही हैं, एक ए के द्वारा और एक बी के द्वारा, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अगर एक को प्लस लिया दूसरे को माइनस लेंगे और उनके सम को 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहता है। बस आगे तो मैथ्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बराबर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, क्योंकि इस रकम को उधर ले गए। अब अभी पीछे न्यूमेरिकल किया है कि ए पे रखे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है? 1/4 पाई ई नोट, जो चार्ज है ए पर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और बी के कारण कितनी होगी? 1/4 पाई ई नोट, जो बी पे चार्ज है, यानी कि 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है? 1/4 पाई नोट से 1/4 पाई नोट कट रहा है, 10 केयर माइनस 19 से 10 केयर माइनस 19 कट रहा है। 520 पे 4 के टेबल पे कट रहा है। क्या बचेगा? 1/x² इज इक्वल टू 4/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके आगे मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये मैंने कूलम्स लॉ में भी बड़े आपको एक्स सॉल्व करने सिखाए थे हैं। तो इसके बाद आप कुछ सॉल्व करोगे तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x 2/3 मीटर आ जाएगा, यानी कि वो a से 2/3 मीटर 0.66 मीटर दूर में मिलेगा वो पॉइंट। क्लियर है न्यूमेरिकल? अब 2.12 मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा क्योंकि मैं इससे मिलता जुलता 2.13 करा देता हूं। तो ये रहा 2.13 पे नजर करो। इसमें और पिछले न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस है ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। पढ़ू? 2.13 में कह रहा है दो चार्जेस हैं प्लस 16 माइक्रो कूलम और माइनस 9 माइक्रो कूलम, वो भी कुछ डिस्टेंस दूरी पे रखे गए हैं, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं एयर में।
अब फिर से हमें वो पॉइंट निकालना है जहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब ध्यान से सुनना मेरे एक एक वर्ड को। पिछले न्यूमेरिकल में दोनों चार्ज पॉजिटिव थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बीच में मिल गया था पॉइंट। इसमें क्योंकि एक चार्ज प्लस है एक माइनस है, हमें बीच में मिल ही नहीं सकता, बाहर मिलेगा। ए और बी के जो लाइन ज्वाइनिंग है उससे बाहर मिलेगा, पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात, वो किस तरफ को मिलेगा, वो बी के तरफ मिलेगा कि सी के तरफ मिलेगा। तो जो इनमें से छोटी वैल्यू है, प्लस माइनस छोड़ो, सिर्फ वैल्यू मॉडुलस, इसका मॉडुलस 16 है, इसका मॉडुलस 9 है। तो जो छोटी वैल्यू है उसकी तरफ मिलेगा। तो मान लो वो बी के तरफ सी पॉइंट पे मिल रहा है और उसका डिस्टेंस बी से भी वही लेट करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर है। ये बातें याद रहेंगी। एक प्लस होगा एक माइनस होगा, बीच में नहीं मिलेगा, बाहर मिलेगा। दूसरी बात, अगर बाहर मिलेगा तो उस वैल्यू की तरफ मिलेगा जो मैग्नीट्यूड में छोटी। अब वही पहले की तरह है, पहले डायरेक्शन निकाल लो। हाँ जी, सी पर ए और बी कहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, पहले एक ही बताओ। हाँ जी, सी पे ए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाएगा, सी पॉइंट पर ए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा, ए से दूर भागेगा ना, सी को राइट साइड भगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इधर को जाएगी और बी के कारण अट्रैक्ट कर लेगा, लेफ्ट साइड जाएगी। राइट लेफ्ट बोल दो ना, आप बोर्ड को फेस कर रहे हो तो राइट या लेफ्ट। अब आगे तो बिल्कुल सेम बनेगा न्यूमेरिकल। अब मैं आगे नहीं कराऊंगा, खुद ट्राई करना है अपने घर में कि आप नेट रिजल्टेंट फील्ड ई ए प्लस माइनस ई बी जीरो कर देना, ई ए ई बी के बराबर कर देना। बस एक बी से सी डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, ए से डिस्टेंस 8 प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स के लिए सॉल्व कर लेना, कर लोगे घर में ट्राई। तो इसके आगे मैं नहीं कराऊंगा ये न्यूमेरिकल, सिर्फ मैंने समझाना था और मैंने समझा दिया। 2.12 में कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, उनको भी 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो बताओ, सबसे पहले तो हमें इनके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है ओ। अब पहले की तरह ए और बी की डायरेक्शन देख लो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए राइट साइड की तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी भी राइट साइड की तरफ जाएगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ओ पर, वो इनका ई ए प्लस ई बी हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी चार्ज की वैल्यू भी सेम है 3 और डिस्टेंस भी सेम है, क्योंकि मिड पॉइंट पे रखा गया तो दोनों का डिस्टेंस 10-10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये ईबी के बराबर आ जाएगा, तो ये 2e हो जाएगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईबी बराबर हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, राइट। तो 2e। अब ई निकालने का तो मेरे को फार्मूला पता है, 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूं, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू मॉडुलस ऑफ सोर चार्ज 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, उसके मीटर बना लो, 10 इंटू 10 की -2 मीटर का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं, 9 दूनी 18 दिया 54 आ गई, बाकी तो 10 की पावर है, 10 की पावर है 9 -6, नीचे ये 1 पावर -2 से -1 हो जाएगी, -1 की पावर 2 -2, लेकिन ऊपर जाके +2, तो ये आ गया 54 इंटू 10 की पावर 5। तो ये मेरा पहला आंसर आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी वैल्यू की होगी। ये एक आंसर आ गया। अब बी पार्ट में बोल रहा था कि अगर इस जगह पर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दें तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी। अब हमें पता है कि किसी भी टेस्ट चार्ज पे फोर्स Q0 इंटू ई फार्मूले से देखी जाती है, ठीक है। अब Q0 हमें दिया हुआ है कितने वैल्यू का, -1.5 इंटू 10 की पावर -9, और ई हमने कितना निकाला है 54 इंटू 10 की पावर 5। फोर्स का न्यूटन होता है, बस इसे भी सोल्व कर लो। 1.5 को 54 से इंटू करोगे
15 चौके 60 कैरी 6, 15 75 और 6 81, 81.0 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। आप डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट भी कर सकते हो, तो जगह -8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। माइनस साइन दिखा रहा है कि टेस्ट चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी जबकि फोर्स लेफ्ट साइड लगेगी। क्लियर है? तो इसको भी नोट करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल को बी के लिए हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इनको आप घर जाके रिवाइज करना। आज मैं उसके बाद एक नया टॉपिक रिवाइज करा रहा हूं और चैप्टर 1 का ये है जिसे गॉस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस थ्योरम। ठीक है, तो हमने ये गॉस थ्योरम पढ़ना है। गॉस थ्योरम ऑफ कोर्स एक थ्योरम है फिजिक्स पे, लेकिन गॉस थ्योरम समझने से पहले हमें एक और टर्म को समझना पड़ेगा जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, राइट? अब इसको हम पहले सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं, समझते हैं। अब आपको पता है कि जब सन निकला, सूरज तो सुबह से लेकर शाम तक निकला ही होता है ना? सुबह 6 बजे दिन शुरू हो जाता है और शाम के 6-7 बजे तक दिन रह रहा है आज की डेट में, है ना? लेकिन सूरज की जो गर्मी किसी जगह पर गिर रही है, किसी दीवार पर, क्या वो इक्वल रेट पे गिरती है पूरे दिन में या अनइक्वल रेट पे गिरती है? कॉमन सेंस बताओ। अनइक्वल रेट पे। अर्ली मॉर्निंग पे धूप इतनी हार्ड नहीं होती है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है 11-12 बजे अपने पीक पे होती है धूप, गर्मी। ठीक है, 2:30 3:30 तक पीक पे रहती है, फिर 3:30 के बाद वो कम होनी शुरू हो जाती है। वाई? क्योंकि 12 से 3 के बीच में सन बिल्कुल हमारे सिर पे होता है, तो उसकी रेस उस सरफेस पे 90 डिग्री गिरती है। क्या गिरती है? तो जब कोई चीज 90 डिग्री गिरती है तो उसकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है। जब सन राइज होता है तो वो थोड़ी टेढ़ी गिरती है, तो वो एंगल पे गिरती है, और ऐसे ही जब सनसेट होने होता है तो भी एंगल हो जाता है। तो इसका मतलब जब सूरज घूमता है तो यहाँ वो एंगल पे गिर रही है, फिर वो सिर के ऊपर हो जाती है और फिर कोने में चली जाती है, तो उससे उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है। अब इसी तरीके इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि मान लो ये हमारे पास एक कॉइन है, ये मैंने एक कॉइन दिखाया आपको, ये आपके पास एक कॉइन है मेटल का, ये रखा हुआ है। अब इस पे मान लो मैं ट्रांसपेरेंट कॉइन है, मतलब थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं। अब हम इस पे लाइट फेंक रहे हैं, अब ये लाइट ऐसे टेढ़ी आ रही है, हम लाइट, टॉर्च की लाइट टेढ़ी फेंक रहे हैं, तो ये एक टॉर्च की लाइट है, बट हम यहाँ पे इसको टॉर्च की लाइट नहीं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? बट आप इसको समझ सकते हो कि टॉर्च की लाइट की तरह इस पे लाइट गिर रही है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगती है, उसकी डायरेक्शन। तो ये किसी सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितने एंगल पे गिरेगी उसके अकॉर्डिंग इस पे इसकी लाइट की इंटेंसिटी होगी। अगर ये टॉर्च की रोशनी बिल्कुल सीधी गिरती 90 डिग्री पे तो ये सिक्का सबसे ज्यादा चमकता, और अगर मैं टॉर्च को ऐसे लेकर जाता तो यहां सिक्का पे लाइट तो गिर रही है लेकिन उतना ना चमकता, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा लाइट गिर रही है। कॉमन सेंस। ऐसे ही उन्होंने क्या कहा, इसको एक टर्म बना दिया कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी मेटल कंडक्टर से लिंक होती हैं या उसके ऊपर पास करती हैं, उसके कंसंट्रेशन को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या डेफिनेशन होगी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस falling
और क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिर रही होती हैं या क्रॉस कर रही होती हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट है तो क्रॉस होगा, जैसे इस समय धूप की लाइट की रेज अंदर आ रही है कमरे के, क्योंकि ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है, अंदर आ सकती है, बट दीवार पे गिर रही होंगी उस तरफ से, है ना। तो दीवार की लाइट गिर रही है दीवार पे, और जबकि विंडो से लाइट अंदर आ रही है, तो फॉल भी कर सकती है, क्रॉस भी कर सकती है। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिर रही हैं या क्रॉस कर रही हैं एक सरफेस के, लेकिन परपेंडिकुलरली, तो वो उसकी क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी लिंक थ्रू दैट सरफेस। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, उस सरफेस का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको मेजर कैसे करते हैं। अब नॉर्मली तो, अब ये कॉइन है, ये उसकी सरफेस है। अब नॉर्मली तो एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, ये कंसेप्ट पढ़ने के लिए हम एरिया को वेक्टर मानते हैं। अब ये मान लो मैंने मेटल के कंडक्टर का एक छोटा सा एरिया लिया, पोर्शन लिया, जिसे मैंने ब्लैक कर दिया। अब उसके एरिया को हम एरिया वेक्टर काउंट करते हैं। तो एरिया वेक्टर जो होता है, जब हम किसी सरफेस के एरिया को वेक्टर मानते हैं, तो हम उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। तो आप क्या करो, उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो बाहर की तरफ। तो परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड उसका एरिया वेक्टर बन गया। क्या बन गया, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो हम एरिया को वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं। अब देखो मैं दूसरी फिगर में दोबारा से बनाता हूं, क्योंकि मेन फिगर हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और एरिया वेक्टर इधर जा रहा है। कुछ ऐसा ही था ना मेन फिगर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था और एरिया वेक्टर इधर था। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में थीटा एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, क्योंकि वो टेढ़ी गिर रही है। अब मैं क्या करता हूं, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर लेता हूं। अब जो उसकी सरफेस के परपेंडिकुलरली गिरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, वो होगा ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा हमने +1 में पढ़ा हुआ है। और जो उसके सरफेस के अलोंग गिरेगा वो होगा ई साइन थीटा। क्या होगा, तो ये मैंने ई के दो कंपोनेंट कर लिए। नहीं, एरिया की सिर्फ डायरेक्शन ले रहे, किसी भी सरफेस के एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड होता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वॉल का एरिया वेक्टर कहां जाएगा, तो आप इस वॉल पे 90 डिग्री पे पेन बाहर की तरफ करते हो, आपको इधर को जाएगा। अगर मैं इस वॉल का पूछूं तो एरिया वेक्टर इधर को आएगा। अगर मैं इस टेबल का पूछूं जिसमें मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है। भाई आपको 90 डिग्री में पेन रखना है बाहर की तरफ, दैट्स इट, डायरेक्शन बता रहा है। अब मैंने अभी बताया सनलाइट के एग्जांपल से समझाकर कि सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही कंट्रीब्यूट करता है फ्लक्स में, पैरेलल कंपोनेंट नहीं करता। जो धूप सीधा 90 डिग्री पे गिरती है वही गिरेगी, जो धूप दीवार के पैरेलल गिरेगी। तो डी फाई निकालने के लिए हम करते हैं, वो कंपोनेंट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर गिर रहा है, यानी कि ई कोस थीटा इंटू डीएस वेक्टर, क्योंकि ई कोस थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है उसकी सरफेस के। क्या है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब +1 में अगेन बताया जाता है कि हम दो वेक्टर को अगर
डॉट प्रोडक्ट में लिखें तो उसे ई डॉट डीएस भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स को स्केलर क्वांटिटी है। तो ये स्मॉल फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला बन गया कि किसी भी सरफेस के साथ कितना फ्लक्स जुड़ा होगा उसका फॉर्मूला होगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डीएस यहाँ पे स्मॉल एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उस सरफेस का, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल, और ई तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ। हाँ जी, तो पहले मेरे को बताओ कि क्या आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया? नोट कर लो यहां तक। तो मैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं। इसमें क्या है, एक मेटल कंडक्टर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है किसी सोर्स की। हमें इससे रिलेटेड फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले हम इस मेटल प्लेट का एरिया वेक्टर देखेंगे। अब मान लो ये एक छोटा सा एरिया है मेटल प्लेट का, अभी मैंने बताया उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड लेना होता है, तो एरिया वेक्टर इधर को जाएगा। अब स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक होगा इस छोटी सी सरफेस से, ये ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है, वो होता है मॉडुलस ऑफ ई मॉडुलस ऑफ डीएस इंटू कॉस ऑफ जो उनके बीच में एंगल बन रहा है। अब जब भी स्मॉल वैल्यू से टोटल निकालना है तो हमें इसका इंटीग्रेट करना है। क्या करना है इसका? तो मैं डी फाई का इंटीग्रेट करूंगा, यानी कि ये हो जाएगा फाई टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस थीटा। अब थीटा यहां पर 0 डिग्री है, वो मैंने फिगर बनाकर दिखाया, ई भी बाहर जा रहा है डीएस भी बाहर जा रहा है, तो उनमें एंगल 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्योंकि कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। जो डीएस का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शीट है तो डीएस एरिया का इंटीग्रेशन उसकी टोटल एरिया हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू, और cos 0 1 होता है, राइट। अब हम इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 25, लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, उसके मीटर बना लो 10 बाय 100 मीटर, और ब्रेड्थ दी हुई है 15 सेंटीमीटर 15 बाय 100 मीटर, राइट। इसको सोल्व कर लो, ठीक है। एक 0 से एक 0 कट रहा है, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ऊपर बस वो कटना बंद हो गया, नहीं 5 2 जा 10 भी कट रहा है, तो ये 3/8 आ गया। कितना आ गया? 3/। जो फ्लक्स का यूनिट होता है वो वेबर होता है। अब ये नई नॉलेज याद रखना, फ्लक्स का क्या यूनिट होता है? वेबर, या इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो आप वेबर बोलो या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स बोलो। तो हमने फ्लक्स निकाल लिया कि इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो प्लस 3/8 होगा। हाँ जी, क्लियर है ये? अब इसी क्वेश्चन में वो आगे बोल रहा था, कहता है इस स्क्वायर प्लेट को हमने टिल्ट कर दिया, घुमा दिया। हम इस स्क्वायर प्लेट को ऐसे घुमाते हैं कि वो स्क्वायर प्लेट ऐसे टेढ़ी हो जाती है। तो ये मान लो मैं फिगर बनाकर समझा रहा हूं कि उसने स्क्वायर प्लेट को टिल्ट कर दिया सच दैट कि उसका जो प्लेन है उसको हमने 60 डिग्री से घुमा दिया। कितने डिग्री से घुमा दिया? 60 डिग्री से टिल्ट कर दिया। तो बताओ नया फ्लक्स कितना होगा? अब देखो, जब हम 60 डिग्री से प्लेट को ऐसे टिल्ट कर देंगे तो एरिया वेक्टर भी 60 डिग्री से घूम जाएगा, क्योंकि अगर मैंने इस बुक के ऐसे 90 डिग्री में पेन रखा है, मैं अपना अगर हाथ घुमा रहा हूं तो एरिया वेक्टर भी तो घूम रहा है ना। तो अगर मैं अपनी हथेली को 60 डिग्री इधर कर दूंगा तो ये वाला पेन भी तो 60 डिग्री इधर हो जाएगा। तो साफ नजर आ रहा है कि अब ये जो थीटा है वो भी 60 हो जाएगा। अब जो नया फ्लक्स होगा फाई डैश, फार्मूला तो सेम ही लगेगा, ई एल इंटू बी, लेकिन उसमें cos 0 डिग्री की जगह क्या लेना पड़ेगा? cos। अब ई एल बी का मैंने पहले ही आंसर निकाला था तो मैं दोबारा नहीं करूंगा, प्लस 3/8। cos 60 डिग्री हाफ होता है, कितना होता है? हाफ। तो इसका मतलब जो न्यू फ्लक्स है वो पहले से कम हो गया, 3/16 वेबर हो गया। कितना रह गया? क्योंकि पहले तो वही सन की लाइटें सीधी पड़ रही थी तो ज्यादा फ्लक्स जुड़ा हुआ था 3/8, और अब
सूरज 60 डिग्री टेढ़ा हो गया तो 3/16 आधा रह गया। हाँ, सरफेस को टेढ़ा कर दिया। ठीक है, तो भी तो धूप कम लगेगी ना अगर हम ही धूप की तरफ से मुंह मोड़ ले। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल आया समझ में कि नहीं आया, इसको नोट करो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इसके आगे कंटिन्यू फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।